राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर हंगामे के कारण राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसमें शामिल परिवारों के विस्थापन की संभावना पर जताई चिंता। प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 4 अहम प्रस्तावों को आज दी गई मंजूरी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा पार्क की सड़क का चौड़ीकरण और भदोही कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट मार्ट के संचालन को दी गई मंजूरी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने फैजाबाद में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार उठा रही है महत्वपूर्ण कदम। कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है सुधार। और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से अधिकांश जिलों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात हुआ बाधित। अगले 2 दिन तक मौसम में कोई खास बदलाव के आसार नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर हुई चर्चा पर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सांसदों ने गृह मंत्री से आश्वासन चाहा, एनआरसी में सभी गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा। बहस के दौरान सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसमें शामिल परिवारों के विस्थापन की संभावना पर चिंता जताई। हमारे देश में कोई भी जो जेन्युइन हिंदुस्तानी, उसकी जाति, उसकी धर्म, उसकी एथनिक रूट्स क्या हो, उसको बाहर किया जाए, देश से बाहर किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो 40 लाख की संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये 40 लाख की संख्या सिर्फ एडल्ट्स की है। अगर इनका परिवार जोड़ेंगे तो ये 1.5-2 करोड़ तक चला जाता है। तो 1.5-2 करोड़ की संख्या के बारे में निर्णय लेना ये कोई आसान काम नहीं। 14 अगस्त 1985 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। क्या था आसाम एकॉर्ड का आत्मा? आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी था। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग कर सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए। लोकसभा में आज कार्रवाई शुरू होते ही रोहिंग्या का मुद्दा उठा, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा शुरू की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि राज्य सरकारों को दी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि वे अपने अपने राज्यों में रोहिंग्याओं की संख्या के बारे में गृह मंत्रालय को सूचना दें। इसके बाद ये जानकारी विदेश मंत्रालय को दी जाएगी। विदेश मंत्रालय म्यांमार के साथ इन्हें डिपोर्ट करने पर बातचीत करेगा। जहां तक रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने का प्रश्न है, उस संबंध में राज्य सरकारों से हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि उनकी गणना कराने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद कितनी संख्या में रोहिंग्या आपकी स्टेट में रह रहे हैं, यह सब सारी जानकारी आप केंद्र सरकार को भेजें। और हमारे पास जब यह जानकारी आ जाएगी तो हम इस संबंध में विदेश मंत्रालय को अपनी जानकारी देंगे और विदेश मंत्रालय फिर जो है बर्मा की सरकार के साथ वह बातचीत करके उनको डिपोर्ट करने का, म्यांमार से बात करके उनको डिपोर्ट करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान से टेलीफोन पर बात कर पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इमरान खान की जीत से पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र में शांति और विकास की अपनी दृष्टि भी दोहराई। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस बीच इमरान खान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ लेंगे और पार्टी सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या जुटा लेगी। वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रांतीय असेंबली की पार्टी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश की कैबिनेट बैठक में आज 4 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखीमपुर खीरी मुख्यालय से दुधवा नेशनल पार्क तक की सड़क का
चौड़ीकरण किया जाएगा। 63.65 किलोमीटर लंबी इस सड़क के दोहरीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई। बैठक में मुजफ्फरनगर में 2 कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जमीन देने की मंजूरी दी गई। वहीं ग्राम चित्तौड़ा और खतौली में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बैठक में भदोही कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट मार्ट को संचालन और प्रबंधन को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन की दृष्टि से है, आप लोगों के साथ हम लोगों को भी कभी कभी दुधवा जाने का मौका मिलता है, रिजर्व जो है, फॉरेस्ट जो है, मगर रोड अच्छी ना होने के कारण टूरिज्म में दिक्कतें आती हैं। तो रोड अच्छी होनी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो जो 63.65 किलोमीटर है उसका चौड़ीकरण करा जा रहा है और इसको 2 लेन बनाया जा रहा है। 2 लेन जो बनाया जा रहा है वो पेव्ड शोल्डर्स के माध्यम से है। ये आपका होगा जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय पार्क तक 63.65 किलोमीटर। और इसकी लागत जो है, जो अभी जो लागत इसकी है वो है 200 करोड़ के लगभग है। मुजफ्फरनगर में ग्राम चित्तौड़ा एवं खतौली में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि के संबंध में है। इस पे कोई योजना अभी तक नहीं बनी थी, तो इसलिए ये निर्णय किया गया कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जो खुलने हैं उसके लिए ये जमीन दे दी जाएगी। 10 साल के अंदर एक प्राइस डिस्कवर कर ली जाएगी। उस बेस के ऊपर अगले 10 साल के बाद, 10 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से टेंडर कॉल किया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा जो जिसको ये टेंडर पहले मिल चुका है और वो कहीं L1 नहीं है तो उसको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसको मैच करना चाहें तो आप इसको मैच करके चला सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालू मौरंग की कालाबाजारी और अवैध भंडार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को भूतत्व और खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अपने अधिकारियों पर जोर देकर कहा कि लोगों को उचित दामों पर उपखनिज मिलना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन अवैध खनिज के भंडारण को रोका जाए। उन्होंने इन खनिजों के मौजूदा भंडारण को जनता उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी जोर दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास रौनाही के महोली गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह हमेशा किसानों की बात करते थे और वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसान हित में कार्य करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार का दावा किया और सपा बसपा सहित अन्य दलों के गठबंधन पर कहा कि भाजपा अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त विकास कार्यों के बल पर पुनः केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी। 12,000 माध्यमिक शिक्षक चयन आयोग करने जा रही, जितने पद खाली थे माध्यमिक शिक्षा में हमने पूरे उनको विज्ञापित कर दिया है। और पद जहां पर नहीं थे, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतने साल शासन करने वाले लोगों ने विज्ञान और गणित के विषय सरकारी विद्यालयों में 80% विद्यालयों में साइंस और गणित नहीं था। पहली बार हम ऐसे पदों का सृजन करके हम नए विद्यालयों में या पुराने विद्यालयों में गणित और विज्ञान के अध्यापक दे रहे हैं। चाहे जितने दलों का गठबंधन हो जाए, चाहे वो सपा बसपा माकपा और जितने दल हैं वो आ जाएं, लेकिन बीजेपी अपने आम कार्यकर्ता के बल पर और आम गरीब और किसान के बल पर, व्यापारी और नौजवान के बल पर और महिलाओं के सम्मान के नाम पर आज वो जन जन तक व्याप्त हुई है और उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री और शाहजहांपुर जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सोमवार को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्वच्छता का संदेश लेकर गांव-गांव में प्रचार करने के लिए चलाई गई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व उन्होंने जिले के गांधी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वच्छता का जो बीड़ा उठाया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।
पॉलीथीन को एक साथ बैन करना ये एक बहुत साहसिक कदम है। इस पॉलीथीन की वजह से हमारी गायें मर रही हैं, गायों के पेट में पॉलीथीन निकल रही हैं। पॉलीथीन की वजह से सारे नाले सीवर लाइन चौक हो गई। पॉलीथीन की वजह से हमारे सारे तालाब गंदे हो गए, खराब हो गए। इसलिए पॉलीथीन पे बैन लगाया है। और मैं समझता हूँ पॉलीथीन की वजह से हमारे बहुत से लाखों भाई बेरोजगार हो गए। जो हमारा एक शुद्ध मिट्टी के बर्तन में ही आज उसको हम बिल्कुल भूल गए। शुद्धता, पवित्रता सब हमारी नष्ट हो गई। इसलिए पॉलीथीन पे स्वच्छता और सफाई के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कदम को मजबूत करने के लिए पॉलीथीन पे बैन लगाना बहुत जरूरी था। प्रदेश सरकार के अति पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी व अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया। सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए श्री राजभर ने कहा कि पिछले 16 महीनों में प्रदेश में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर उपचार के साथ साथ साफ सफाई देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उनका उपचार सही ढंग से हो रहा है। सरकार की व्यवस्था में सुधार करने की पूरी तरह से कोशिश जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने फैजाबाद की रुदौली विधानसभा को एक और सौगात दे दी है। सोमवार को भाजपा नेता विनय कटियार और विधायक रामचंद्र यादव ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण किया। ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4,87,79,000 रुपए की लागत से बना है। रुदौली विधानसभा के छात्र छात्राओं के लिए यह संस्थान बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है। इस विधानसभा के निवासियों की काफी समय से ITI का इंतजार था। इस ITI का निर्माण यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया और जल्द ही इसमें दाखिले के लिए प्रवेश शुरू हो जाएंगे। हमारा ये ITI कॉलेज हर वर्ष इस क्षेत्र के जनपद के 250 बच्चों को टेक्निकल शिक्षा देगा और हर वर्ष यहाँ से पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां रोजगार के अच्छे अवसर उनको मिलेंगे। इस ITI की आज की लोकार्पण की जो कार्रवाई हुई, इससे फायदा मिलने वाला है। दूसरा, हमने प्रयास किया है कि यहाँ कौशल केंद्र जो कौशल विकास योजना है भारत सरकार की, वह कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किया जाए। हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि जो और भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों की सुविधाएं मिल सकती हैं, यहाँ पर हम मुहैया कराएं। प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के कार्यों में पिछड़ने के बाद अब सक्रिय दिखाई दे रही है। सोमवार को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने स्मार्ट सिटी में चयनित 10 शहरों की समीक्षा की। उन्होंने इसके कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किए। आगरा जिले के शमशाबाद ब्लॉक के कैलौरा कला में रहने वाली महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह संचालित करना सिर्फ रोजगार कर रही हैं, बल्कि उनके द्वारा समाज में एक जागरूकता का संदेश देकर एक मिसाल भी कायम की जा रही है। जय पीताम्बरा मां के नाम से संचालित समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं जो इसे बेहतर ढंग से चला रही हैं। इस समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा धनराशि मिली है। वहीं दूसरी महिला ने भी 50,000 का लोन लेकर एक भैंस को खरीदा है, जिससे वो दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। हमारे समूह में महिलाएं 10 हैं, कुल 10 महिलाएं इसमें, और इसमें हम सारी महिलाएं अपना नियमित बैठक करते हैं। सब कुछ पंचसूत्र के हिसाब से हमारा समूह चल रहा है और सारे हम इसमें अपने कामकाज इसमें हम अपना कामकाज रोज का हर बैठक का साप्ताहिक लेन देन करते हैं। पहले हमें जो सरकार से सहायता मिली थी वो है हमारा रिवॉल्विंग फंड RF जिसे बोलते हैं, वो 15,000 का हमें मिला था, जिसमें कुछ दीदियों को जरूरत थी हमारे समूह की, तो उन्होंने अपना समूह में 2 महिलाओं को दीदियों को देके उससे वो काम किया था। समूह की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि पहले परिवार को चलाने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब समूह से जुड़कर इन लोगों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार हम लोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की जिंदगी बना दी है। आज महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल रही, घर से बाहर भी निकल रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं, अपना नाम भी, अपनी पहचान भी बना रही हैं समाज में। जो भी
जो भी सरकारी योजनाएं आती थी वो महिलाओं को पता भी नहीं पहले चल पाता। अब महिलाओं को जागरूक कर दिया है प्रधानमंत्री द्वारा, तो इसके लिए महिलाएं जो भी अपना कोई सरकारी योजना आती है तो उसको अपना जाके अपने हक मांग लेती हैं कि वो भी महिलाओं के द्वारा प्रधान जी से मिलके हमने सभी महिलाएं जो समूह में जुड़ी हैं सभी के यहाँ शौचालय भी बनवा दिया। सभी मोदी जी को धन्यवाद देती है महिला। पहले जो परेशानी रहती थी खर्चे के लिए, और जैसे हमने समूह से पैसा लिया उससे चक्की लगवाई। कितना पैसा लिया था? 50,000 रुपए। अच्छा लगता है, जैसे चक्की चलती है उससे रोज का रोजगार आता है, पैसा उससे खर्चा चलता है। समूह से जुड़ने से मुझे बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ था? मेरे पे पैसा नहीं थी, मैंने समूह से लोन लिया था। कितने रुपए का लोन लिया? 50। सही लग रहा। बदायूं जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। इस समूह की महिलाएं छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। जिले के सलारपुर ब्लॉक में समूह के माध्यम से 40,000 रुपए के लोन लेकर शाम बानो प्रेरणा कैंटीन चला रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लिया है। श्रीमती बानो हर माह 12,000 रुपए की इनकम कर अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। हमें समूह की तरफ से मिली। पहले हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, जब से ये कैंटीन मिली तब से हमारे बच्चे भी पढ़ने लगे और हमें इसमें फायदा भी होता है। 12,000 रुपये महीने बच जाते हैं और जो हमने समूह से पैसा लिया था वो इसी में हम किस्तों के हिसाब से डाल रहे हैं, जो ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारा घर का खर्चा भी चल रहा है। पहले कोई ये था कि 100-200 रुपये में वही हो जाता था, हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे, बहुत परेशान थे हम। अब सही है। गाँव में जाके मजदूरी करते थे 200 रुपये की। जब से हमारी बीवी समूह में जुड़ी, समूह में जुड़ने के बाद हमें कैंटीन मिली। कैंटीन से हमने 40,000 रुपये लिया, उससे फिर हमने समूह में कैंटीन में लगाया। आज हम 400 रुपये रोज़ कमा रहे हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब समूह से हो रही है और हमें कोई परेशानी नहीं है और हमारा खर्चा घर का खूब चल रहा है। और जब से हम समूह में जुड़े हमें फ़ायदा आया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा हमारे यहाँ प्रेरणा कैंटीन के नाम से स्कीम शुरू हुई। उस स्कीम के द्वारा हमारे ब्लॉक में बहुत सी एप्लीकेशंस आईं, तो इनके समूह के द्वारा जो एप्लीकेशन आई थी उसके द्वारा इनको यहाँ पे कैंटीन प्रोवाइड करी गई। ऐसे ही हमारे यहाँ विकास भवन में और तमाम ब्लॉक में ये स्कीम चल रही है, जिससे हम सबको कैंटीन दिलवा रहे हैं और उनके आजीविका को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है जो गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और मैं यहाँ पे ब्लॉक मिशन प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे पास भी जो महिलाएं आती हैं, जो भी महिलाएं आती हैं वो सब खुश हैं इस योजना से और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर कामयाब हुई हैं। उन्हीं में से एक योजना है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना से राजधानी लखनऊ में महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। योजना से लाभान्वित महिलाएं खुश हैं और अब ये लोग प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी सेवाओं का उपयोग करने की बात की सलाह अन्य लोगों को भी दे रही हैं। जननी सुरक्षा योजना से महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव नजर आने लगा है। लखनऊ में इस योजना से लाभान्वित लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी है। एक समय था जब प्रसूति द्वारा शिशु के जन्म के दौरान मातृत्व मृत्यु दर काफी ज्यादा होती थी, पर जननी सुरक्षा योजना के सही क्रियान्वयन से जच्चे और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखने में योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना में गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान की जाती है। योजना में मुफ्त प्रसव, दवाएं और एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाती है। लाभान्वित महिलाएं योजना से खुश हैं और अन्य लोगों को भी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की बात करती हैं। हम लोग यहाँ जो आते हैं तो अपने सुविधा के हिसाब से आते हैं कि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम प्राइवेट दिखा सकें, तो हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत खुश हो के जाते हैं। अपने बच्चे को अच्छे से पाते हैं, ना कोई दुख ना बीमारी, जो भी रहता अच्छे से इलाज हो जाती है और अच्छे से हम लोग अपने घर चले जाते हैं। और दवा है जो सुई इंजेक्शन सब कुछ फ्री में मिलता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। सबको एक साथ देख रेख अच्छी होती है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबको एक बराबर देखा जाता है। जी सर, हम तो पहली बार हैं लेकिन हमको यहाँ बहुत सुविधाएं मिली हैं। देख रेख भी अच्छी होती है, इंजेक्शन है, दवा है, खाने के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था अच्छी है।
जी सर, हम तो सबसे यही कहते हैं कि यही सरकारी में जननी सुरक्षा योजना का लाभ जरूर उठाएं। सब कुछ फ्री मिलता है यहाँ पे, मुझे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, खाना पानी हर एक चीज़ फ्री मिल रहा है, मुझे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। रोज़ सुबह शाम देते हैं, रोज़ दवा पानी करते हैं, हर एक चीज़ की सुविधा है मुझे यहाँ पे। बहुत अच्छा लाभ मिला, हमारे बच्चों को पीलिया हो गया, मशीन में रखा हुआ, यहाँ बहुत अच्छा, नहीं तो प्राइवेट में होता तो बाहर उसको ले जाना पड़ता, हमको दूर रहना पड़ता। ऐसे सामने ही रहता है तो अपने बच्चे के पास जा सकते हैं, उसको दूध पिला सकते हैं, जा सकते हैं, उसके पास देख लेते हैं, रहता है हमारा बच्चा मशीन में है यहीं पे। बहुत अच्छा लाभ बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमारा पहला बच्चा भी है, इसलिए हम दूसरी बार काफ़ी दूर से आए हैं। ये जो सरकार दे रही है उसका लाभ जरूर उठाना भी बहुत अच्छा है। बच्चे को भी यहाँ अच्छी सुविधा मिलती है, माँ और बच्चे दोनों मतलब स्वस्थ हैं और ठीक है, सुविधा तो अच्छी है, दवाई मिलती है, सुबह नाश्ता भी मिलता, खाना भी दोपहर में, शाम को भी, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ। आप अन्य लोगों से कहेंगे कि इस योजना का लाभ उठाएं? हाँ, हम तो सबसे कहेंगे, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सब लोग इस मतलब योजना का लाभ उठाएं और अपनी माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते तो मतलब प्रसव भी यहीं कराएं। चिकित्सकों का मानना है कि संस्थागत प्रसव बहुत ही जरूरी है और इस योजना के द्वारा मुफ्त दी जाने वाली सुविधाओं के कारण लोगों में जागरूकता भी आई है। गर्भवती महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। निःशुल्क यदि उन्हें घर से आना भी है, उसके लिए 108, 102 एम्बुलेंस सेवा है उनको दी जाती है, जिसमें उनको घर से कोई भी अगर उन्हें परेशानी हुई 102 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस से उनको फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाती है चिकित्सालय में लाने के लिए। चिकित्सालय में एक बार आने के बाद यहाँ पर निःशुल्क प्रसव की सुविधा है, 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क प्रसव होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन है। यहाँ आने के बाद डिलीवरी के बाद उनको इसी योजना के अंतर्गत जच्चा एवं बच्चा सभी को निःशुल्क सब सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, कोई भी दवाइयाँ उसको बाहर से नहीं लानी होती हैं। देखिए, इससे बहुत परिवर्तन आया है। पहले अधिकांश डिलीवरी घरों में हुआ करती थी, अधिकांश जो है डिलीवरी के समय प्रसव संबंधी समस्याओं से बच्चे और माँ दोनों की मृत्यु प्रायः हो जाया करती थी। संस्थागत प्रसव शुरू होने से इन दोनों स्थितियों में सुधार आया है, क्योंकि माँ की मृत्यु और शिशु की मृत्यु दोनों काफ़ी कम हुई है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी शिशु के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 वर्ष से कम के बच्चों की जो मृत्यु होती है, इसकी आधी मृत्यु नवजात शिशु काल में ही हो जाती है। तो संस्थागत प्रसव बढ़ाने से और शिशु की देखभाल कार्यक्रम से इसमें काफ़ी सुधार आया है और इसको जो है क्या बोलते हैं सिंगल डिजिट में करने का जो है नवजात शिशु की मृत्यु का आंकड़ा सिंगल डिजिट में करने का हम लोगों का प्रयास है। 21वीं सदी के भारत में ये जरूरी है कि देश का भविष्य बनने वाले इन नौनिहालों को सुरक्षित रखा जाए और माताओं के स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल बेहतर रखा जाए। ऐसे में जननी सुरक्षा योजना आम जनों के लिए वरदान साबित हो रही है। विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। जननी सुरक्षा योजना के बाद अब बात करते हैं बुलेटिन में मौसम की। प्रदेश में भारी बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से अधिकांश जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी लखनऊ के अधिकांश सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात बाधित हुआ है। मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सहारनपुर में हथनी कुंड के आसपास रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने के मुताबिक राजधानी लखनऊ में 2-3 दिन तक रुक रुक कर कहीं धीमी तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। और अब बात उस अजीम फनकार की जिसके गीतों की याद आज भी हमारे दिलों में ताजा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। वर्ष 1940 में उनके फिल्मी सफर के आरंभ से 1980 तक उन्होंने कुल 26,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। मोहम्मद रफी ने 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड समेत कई पुरस्कार हासिल किए। पद्मश्री मोहम्मद रफी ने तमाम भारतीय भाषाओं के अलावा पारसी,
डच, स्पेनिश और इंग्लिश में भी गाने गाए हैं। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। और भदोही कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट मार्ट के संचालन को दी गई मंजूरी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने फैजाबाद में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार उठा रही है महत्वपूर्ण कदम। कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है सुधार। और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से अधिकांश जिलों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात हुआ बाधित। अगले 2-3 दिन तक मौसम में कोई खास बदलाव के आसार नहीं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।